आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का हिंदी का सब्जेक्ट, जिसका नाम जो है इस बार हिंदी दक्षता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट 1 है, इकाई 1 है, उसका नाम है हिंदी भाषा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो इकाई 1 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा के बारे में बात होगी कि हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से आई, कैसे आई, वो जो है स्टार्टिंग में कैसी थी और अब उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं, समय के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए। तो बेसिकली हिंदी भाषा को लेकर ही हमारी पूरी ये जो यूनिट है वो रहेगी। तो शुरू करते इस यूनिट को। पहला टॉपिक है हिंदी का ऐतिहासिक सफर। जैसा कि मैंने बताया हिंदी भाषा की बात हो रही है, तो हिंदी का ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री क्या रही है, उसमें उर्दू, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी, प्रांतीय, प्रादेशिक प्रभाव। प्रांतीय यानी क्षेत्रीय प्रभाव भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि कैसे जगह जगह पर हिंदी को जो है वो चेंज किया गया है अपने हिसाब से। तो चलिए इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। बात करेंगे अगर इसकी ऐतिहासिक सफर की, तो क्या है जो हिंदुस्तानी भाषा है उसकी अवधारणा ही है एकीकृत भाषा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो हिंदुस्तानी भाषा है वो कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि एकीकृत है। एकीकृत जब हम कह देते हैं, इसका मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो फिर हिंदी भाषा के अंदर भी बहुत सी चीजें इंक्लूड हो गई। जैसे कि ऊपर था हमारा टॉपिक उर्दू, अंग्रेजी के शब्द, संस्कृत के शब्द, तो वो टोटल मिलाकर बन गई हमारी हिंदुस्तानी भाषा। इसमें क्या है, उर्दू, संस्कृत, देशी, विदेशज, अंग्रेजी के कुछ शब्दों का संगठित रूप भी है। जैसा कि आपने पहले भी किया होगा, देशज शब्द कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, ये सारे शब्द जो है हम हिंदुस्तानी भाषा में प्रयोग करते हैं। जब इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी तब हम तत्सम कह देते हैं। तब साहित्य हिंदी और अरबी, जब हम अरबी भाषा की बात करें तो उसमें फारसी और तुर्की के शब्दों को, यानी कि वो तद्भव का हम जो है वो प्रयोग करते हैं, जिसे हम उर्दू कह देते हैं। हिंदी जो है वो उर्दू में केवल लिपि का अंतर है। देखिए, हिंदी और उर्दू दोनों में सिर्फ लिपि का जो है वो अंतर है, यानी कि जो हम हिंदी है वो लिखते हैं देवनागरी में और जो उर्दू लिखते हैं वो है फारसी में। ये आपके सीटेट में भी क्वेश्चंस आता है, तो ये आपका फैक्चुअल नॉलेज भी यहाँ पर है। तो एक ही भाषा में जो होती है ना, दो शैलियां हैं। यहाँ पर शैली की बात करें, एक है हिंदी शैली, दूसरी है उर्दू शैली, लेकिन है तो दोनों ही हिंदुस्तानी भाषा। जब हम हिंदुस्तानी भाषा बोल रहे हैं तो उसमें उर्दू के शब्द भी इंक्लूड हैं। हिंदुस्तानी और उर्दू अलग अलग भाषाएं नहीं है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसके अंदर तद्भव यानी कि उर्दू के, अरबी, फारसी के शब्दों को भी जोड़ा गया है। जब हम हिंदी शैली की बात करते हैं तो इसमें ना संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग होता है, लेकिन जब हम उर्दू शैली की बात करें तो इसमें अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है तो दोनों एक ही भाषा, बस इन दोनों की क्या है, दो शैलियां हैं, हिंदी शैली, उर्दू शैली, लेकिन दोनों ही क्या है, हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदी भाषा है। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ में आएगा। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स जरूर लिखने हैं, मैं हर बार कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ, और मैं साथ ही साथ आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ। तो जो ये हिंदुस्तानी भाषा है जिसे महात्मा गांधी ने एकीकृत भाषा कहा, इसका हम उदाहरण कैसे देंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब हम एक शब्द मतलब एक लाइन बोलते हैं, आइए पधारिए, तो ये होता है संस्कृत शब्दावली हमारी युक्त हिंदी है, इसमें संस्कृत की शब्दावली हमने यूज की। इसी को हम ऐसे बोलते हैं, आइए तशरीफ रखिए, तो ये हो गया अरबी फारसी युक्त हिंदी, है ना, या उर्दू कह लीजिए। या फिर हम कहेंगे आइए बैठिए, तो ये होता है बोलचाल का रूप हिंदुस्तानी। ठीक है, तो जब हमने ना बोला आइए पधारिए, ये भी कुछ ज्यादा ही ऑड लगता है। ऐसे कौन बोलता है आजकल आइए पधारिए, तो ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही हिंदी बोल रहा है। या फिर आइए तशरीफ रखिए, तो ये बहुत ज्यादा उर्दू हो जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को छोड़, अरे तीसरा जो आम बोलचाल की भाषा है हमारी, आइए बैठिए, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, जो कि 14 सितंबर 1949 को बनाई गई। और जो इस अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट, यह है 343, इसको आपको याद रखना है, सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आता है। अब हम हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल या फिर हरियाणा हो गया, दिल्ली, अंडमान निकोबार, यहाँ पर अनेक जो है वो हिंदी भाषा की बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी भाषा पर हम अंग्रेजी प्रभाव भी देखते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो है उसका वो बदल जाता है। इसीलिए देखिए, कई देशों में ना हिंदी भाषा का
प्रयोग होता है, जैसे कि फिजी एक देश है, मॉरिशस, सूरीनाम, कनाडा, नेपाल आदि। तो इन देशों को आप याद रखेंगे, यहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा इतनी महान है, देखिए कि विदेशों में भी ये बोली जा रही है, इस भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो इस टॉपिक में हमें यही सारी चीजें बतानी थी कि हिंदी भाषा की क्या क्या जो है क्या क्या उसकी प्रभाव है, कैसे वो आई, कैसे उसका जो है इतिहास रहा उसका, और कैसी है ये हमारी हिंदी भाषा। तो ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा किस्म किस्म की हिंदी, यानी अलग अलग तरह की हिंदी है। इसके अंदर कौन कौन सी हिंदी करेंगे हम? व्यवहारिक हिंदी, बोलचाल में हिंदी, ये दोनों ही सेम है। उसके बाद मानक हिंदी, साहित्य हिंदी, और हिंदी भाषा का सरलीकरण यानी कि बनाम ग्राह्यता। क्यों जो हिंदी भाषा है वो इतनी ज्यादा सरली है, इतनी सरल है कि आम लोग भी इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले व्यवहारिक हिंदी कर लेते हैं। जो व्यवहारिक हिंदी होती है इसी को हम बोलचाल की हिंदी भी कहते हैं, दोनों ही चीजें सेम हैं। अगर बोलचाल की भाषा है आप कह दो इसे व्यवहारिक हिंदी होती है, और अगर व्यवहारिक हिंदी पूछे तो आप कह दो जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो व्यवहारिक हिंदी होती है। दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, जिस भाषा को समझने व प्रयोग करने में सुगमता व सरलता होती है, यानी इजी होता है हमें जिस भाषा को बोलना और समझना, वही तो बोलचाल की भाषा कहलाती है। अतः यही व्यवहारिक भाषा भी कहलाती है। तो दूसरा पॉइंट ये भी है कि जनसाधारण जिस भाषा को व्यवहार अथवा प्रयोग में लाए वही होती है व्यवहारिक या फिर प्रायोगिक भाषा। तो हमारी हिंदी भी तो ऐसी है ना, जो जनसाधारण है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसी को प्रयोग में ला रहे हैं। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी व अंग्रेजी, अग्रहित अंग्रेजी शब्द। अब यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी का जो व्यवहार है हम इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ये व्यवहार में आती है। पहला क्या है? बोलचाल के लिए प्रयोग होगी, ऐसा मतलब ऐसी होगी वो भाषा जिसे हम बोलचाल में प्रयोग करें, ठीक है। दूसरी चीज साहित्य सृजन, यानी जो लिटरेचर होगा, साहित्य होगा, चाहे कविताएं, कहानियां और उपन्यास लिखे जाएं, वो भी उस भाषा में बहुत ज्यादा लिखे जाएं। तो आप देखेंगे हिंदी का लिटरेचर इतना ज्यादा है कि मतलब आपका जीवन निकल जाएगा, पर आप सारे ग्रंथ, सारे उपन्यास, कहानियां, कविताएं नहीं पढ़ पाएंगे। अकेले प्रेमचंद इतना सारा लिख के चले गए हैं कि उनको भी पढ़ पाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी प्रयोजन यानी कोई भी प्रयोजन के लिए, जैसे आजीविका चलाने के लिए आप उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। और साथ ही साथ प्रशासन, व्यवसाय, वैज्ञानिक और जनसंचार के लिए भी वो प्रयोग होगी। तो जो हिंदी भाषा है, आप देखिए प्रशासन में हमारी यूज होती है, व्यवसाय यानी रोजगार जो है उसमें, वैज्ञानिक भी, और जनसंचार तो हो ही रहा है। न्यूज़पेपर हिंदी में छपते हैं और न्यूज भी हिंदी में आती है और सभी लोग इसको समझते भी हैं। तो ये थी हमारी व्यवहारिक हिंदी या फिर बोलचाल की हिंदी। अब बात करते हैं मानक हिंदी की। तो मानक हिंदी क्या होता है? थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा के रूप को मानक कहते हैं। पहली चीज तो ये कि भाषा का वह रूप जो बहुत ही सुशिक्षित लोगों द्वारा बोला जाए और उसमें व्याकरण सम्मत कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो मानक भाषा है। अब हिंदी की बात करें तो वर्तमान में हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है। आज के टाइम पे कोई भी जो है वो जो हमारी हिंदी है ना तो उसको संस्कृत बोलता है पूरा और ना ही उर्दू, तो मिक्स करके बोलता है, जिसे हम कहते हैं खड़ी बोली। तो वो खड़ी बोली ही क्या है? हमारी मानक भाषा है। सर्व स्वीकृत मानक रूप, सर्व स्वीकृत यानी सभी के द्वारा ये स्वीकृत की जाए, हर इंसान जो है यहाँ पर वो स्वीकृति देता है, हिंदी को समझता है। यहाँ पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए और कामकाज की भाषा भी ये होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो भाषा मानक भाषा है। तो हिंदी के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही है। शिक्षा भी तो मिलती है हिंदी मीडियम में, और कामकाज के लिए भी हिंदी प्रयोग हो रही है। और मानकीकरण प्रक्रिया, ये 3 चयन होते हैं। देखिए 3 चयन कौन कौन से हैं वो देख लीजिए कि हम किसी भी भाषा को हम मानक कब बोलेंगे? जब उसका चयन किया जाए, मतलब चुना जाए। तो सबसे पहले हमने कई भाषाओं के बीच में से हिंदी को चुना, उसके बाद प्रसार व प्रयोग, उसे फैलाया और उसको यूज कर रहे हैं हम। फिर उसको क्या कर दी हमने? स्वीकृति दे दी कि हाँ भाई हिंदी जो है अगर हम किसी को भी बोलते हैं वो समझ रहा है, या कोई हमें बोल रहा है तो हम समझ रहे हैं, उसके न्यूज अगर हिंदी में आ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सारे क्या हमारे क्या हो गए? फिर हम कहेंगे कि हाँ ये भाषा जो है वो मानक है। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि हिंदी भाषा भी क्या है? मानक भाषा है। अब बात करेंगे साहित्य हिंदी की। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। साहित्य हिंदी क्या हुआ? ऐसी हिंदी जिसमें साहित्य सृजन किया जाए,
ये देखिए, साहित्य सृजन में प्रयोगित, यानी साहित्य की रचना करने के लिए इस भाषा का प्रयोग हो रहा है या नहीं? ऑफ कोर्स हो रहा है। मैंने अभी बताया कि हिंदी में इतना ज्यादा साहित्य है कि आपका जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप सारा साहित्य नहीं पढ़ पाएंगे। पठन व लेखन में भी ये सरल होना चाहिए। समाज कल्याण हेतु साहित्य होना चाहिए, और समाज का जो दर्पण होता है वो तो साहित्य होता ही है। तो जब भाषा ऐसी हो कि समाज उसको पढ़े और समझे, तभी तो हम कहेंगे कि वो साहित्यिक भाषा है। तो जो हिंदी भाषा है उसके साहित्य लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, समाज की बुराइयों को देखते हैं, फिर उसे कैसे हटाना है ये जानते हैं। तो ये इसीलिए हमारी हिंदी भाषा क्या हो गई? साहित्यिक भाषा यहाँ पर सिद्ध हो गई। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक से हिंदी भाषा का सरलीकरण बनाम ग्राह्यता। अब ग्राह्यता या फिर ये सरलीकरण क्या है? मतलब आपको ये बताना है कि ये जो हिंदी भाषा है वो क्यों इतनी सरल है भाई, उसका इतना सरलीकरण कैसे हो गया, उसका ग्राह्यता यानी इतने सारे ग्राहक कैसे हो गए हिंदी के कि ये विदेशों में भी बोली जा रही है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी बोली जा रही है। अभी मैंने कुछ देशों के नाम भी बताए थे आपको, तो देख लेते हैं कि क्या है ये। ध्यान से सुनिएगा कहानी की तरह। ये जो संस्कृत है, जो हमारी संस्कृत थी, जो कि कई भाषाओं की जननी है, ठीक है, कठिन व कलिष्ठ होने के कारण जन सामान्य द्वारा इस भाषा में संप्रेषण करना कठिन था। बिल्कुल, जो हमारी संस्कृत है जिससे हमारी हिंदी भी आई है, जो संस्कृत है ना वो बहुत ही ज्यादा कठिन थी, और हम आम लोग तो उसको यूज कर ही नहीं सकते थे। अभी भी देखो, जब कोई संस्कृत बोलता है या फिर हम पढ़ते हैं तो हंसी आ जाती है लोगों को। इतनी कठिन भाषा है ना कि हम बोल नहीं पाएंगे उसको जनसाधारण में, या फिर उसमें संप्रेषण नहीं हो पाएगा। संस्कृत के न्यूज़पेपर छाप दो, कितने लोग समझ पाएंगे? सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही संस्कृत होगी वो, ना तो उसमें उर्दू के शब्द होंगे ना तो अंग्रेजी के शब्द होंगे, है ना, तो कैसे समझेंगे? लेकिन जो हिंदी का न्यूज़पेपर आता है उसमें उर्दू के भी शब्द होते हैं, इंग्लिश के भी कुछ शब्द होते हैं, ऑफिस वगैरह, तो पढ़ते हैं और हम समझ जाते हैं। इसी प्रकार में प्रकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं आई और विलुप्त हो गई। संस्कृत के बाद देखो प्रकृत आई, अपभ्रंश आई, और भी कई तरह की, पाली एक और भाषा थी वो भी आई थी, लेकिन ये सब क्या हुई? विलुप्त हो गई। निरंतर समय गुजरने के साथ साथ लोगों ने ऐसी भाषा को जन्म दिया या फिर आरंभ किया जिसे वे आसानी से बोल सके। ये कहानी की तरह समझो। देखो, फिर टाइम टू टाइम लोग चेंज करते रहे, प्रकृत, अपभ्रंश, पाली, और फिर चेंज करते करते लोगों ने ऐसी भाषा को जन्म दे दिया जो इस समझने में इजी हो और बोलने में भी और व्यवहार में ला सके, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा ने जन्म लिया। तो अब ये जो है हिंदी भाषा का सरलीकरण यहाँ पर हो गया। संस्कृत के साथ साथ पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि ने भी हिंदी भाषा के विकास में सहयोग दिया है। देखिए, समाचार विश्लेषण में कोड मिश्रित हिंदी का प्रयोग होता है। मैंने पहले ही बता दिया, न्यूज़पेपर वगैरह में। संचार माध्यम की प्रमुख व व्यापक भाषा क्या है? हिंदी है। धारावाहिकों के प्रदर्शन में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। जितने भी सीरियल्स आते हैं हमारे, ये सास बहू वाले ड्रामे, सारे हिंदी में आ रहे हैं। एक रूपी या एक रस ना होकर भी व्यवहारिक भाषा रूपों का मिश्रण इसे जन स्वीकृति प्राप्त कराता है। क्यों भाई? क्योंकि हिंदी में ना लोग अपने तरीके से अपने शब्द डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि चलो ये हो गई हिंदी, तो स्वीकृति हिंदी को मिल जाती है। अगर हम कह दें कि आज से सभी को संस्कृत बोलना है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। संचार माध्यम के कारण हिंदी भाषा का बड़ी तेजी से ही तत्समता में सरलीकरण की ओर हो रहा है, क्योंकि वो संचार जब होने लगे ना जिस भाषा में, तो समझो वो बहुत तेजी से ही फैल रहा है। संचार यानी एक से दूसरी जगह पर जाना। उसके बाद केवल अखिल भारतीय ही नहीं, यानी इसे भारत में ही नहीं, वैश्विक स्वीकृति भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि विदेशों में भी इसे बोला जा रहा है। जैसे जैसे हिंदी भाषा का रूप सरल होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों द्वारा इसे ग्रहण भी करना आसान हो रहा है, और इसे ही हम कहते हैं भाषा का सरलीकरण या फिर ग्राह्यता। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि हिंदी भाषा का सरलीकरण या फिर ग्राह्यता क्या है। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा के गुण और सीमाएं। अभी हिंदी भाषा के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया हमने, अब जो देख लेते हैं हम थोड़ा सा रिजल्ट निकालते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या नुकसान। तो गुणों की बात करें तो बहुत सारे गुण हैं भाई, तभी तो ये इतनी ज्यादा फेमस है। इसके क्या है? ध्वनि के अनुरूप लिपि और चिन्हों के नाम है। इसमें वर्णमाला का वर्गीकरण बहुत अच्छे से किया गया है स्वर और व्यंजन में। लिपि चिन्हों की पर्याप्त मात्रा है, जितनी भी हमें चिन्ह चाहिए, मात्राएं चाहिए, वो सारी यहाँ पर हैं। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है, बिल्कुल ठीक। हस व दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्हों की व्याख्या की गई है यहाँ पर। जैसे चंद्रबिंदी लगानी है तो हम अंक की बिंदी ना लगाकर चंद्रबिंदी ही लगाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। व्यंजन चिन्हों की जो है वो औपचारिकता भी है। सुपाठ्यता यानी पढ़ने में बहुत ही इजी है।
उच्चारण व लिपि में समानता, यानी कि जो जैसा हम बोलते हैं वैसे ही उसकी लिपि है। सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था, अन्य भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुरूप परिवर्तित करना। तो ये भी इसका एक फायदा है कि अन्य भाषाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। लेकिन बात करें सीमाओं की, तो हाँ भाई इसके कुछ नुकसान या फिर सीमाएं भी हैं, जो यहाँ पर 5 मैंने लिखे हैं। पहला, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह। ये बड़ी दिक्कत है कि एक ही ध्वनि के लिए हमें कई प्रकार के चिन्ह, ऑप्शन इतने सारे हैं कि समझ में नहीं आता क्या करना है। जैसे र को ऐसे राम लिखोगे तो र ऐसा बनेगा, कर्म लिखोगे तो ये र ऊपर चला जाएगा, ट्रम लिखोगे तो नीचे आ जाएगा, ड्रम लिखोगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये चीज जो है ना वो प्रैक्टिस करते करते बच्चे को आती है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है समझाना बच्चों को। तो ये सीमा भी है, जब भी आप पेपर में सीमाएं करेंगे तो ये जो है एग्जाम्पल जरूर देंगे। भ्रम उत्पन्न, सेकंड है भ्रम उत्पन्न। भ्रम उत्पन्न हो जाता है लेखन में, कैसे? देखिए ये ख है, ठीक है, और ये है र और वा, र वा, रवा, लेकिन कोई कह देगा ना कि ये ख है क्योंकि एक ही जैसा दिख रहा है। वैसे ही भ और म में हो जाता है, घ और ध में। ये गलतियां बच्चे बहुत करते हैं। नेक्स्ट जो है संयुक्त ध्वनियों का ठीक प्रयोग ना होना। जैसे ये छ है, इसमें आधा च और छ मिला हुआ है, तो अब ये लिखें या ये लिखें, ये दिक्कत होती है। ऐसे ही ज्ञा में भी दिक्कत हो जाती है। आगे है हमारा शिरोरेखा प्रयोग में मनमानी, कि ये जो शिरोरेखा होती है मतलब लाइन डालनी होती है। जब हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने आम लिखा तो ऊपर लाइन डालनी है, तो इसमें मनमानी है कि आपको लाइन डालनी है, लेकिन कुछ लोग लाइन नहीं भी डालते हैं, तो समझ में नहीं आता कि लाइन डालना ठीक है या नहीं। वैसे अगर बताया जाए तो शिरोरेखा जरूर डालनी चाहिए, लेकिन फिर जब हम शिरोरेखा डालते हैं तो जो हमारी हिंदी की रिटन की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है बजाय इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई शिरोरेखा नहीं डालनी, तो हम स्पीड तेज कर सकते हैं, तो फिर वो उसका फायदा हो गया और इसका नुकसान हो गया। 5वीं चीज, अनुनासिका और अनुस्वार के प्रयोग में एक रूपता का अभाव होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो जैसे कि ये हाँ हाँ है, तो ये इसमें तो हमने चंद्र बिंदी लगा दी, लेकिन जब बात करें पंप की, तो अब हम यहाँ पे बिंदी लगाएं या फिर आधा म लगाएं, क्योंकि ये भी साउंड करेगा पंप, ये भी साउंड करेगा पंप। तो यहाँ पे अनुस्वार लगाएं या अनुनासिका लगाएं समझ में नहीं आता, तो ये भी इसकी एक दिक्कत है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा बहुभाषिकता का अर्थ और महत्व। बहुभाषिकता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा स्थान या देश जहां पर बहुत सारी भाषा बोली जाती है, हर भाषा बोलने की आजादी होती है, प्रचलन हो और एक से अधिक भाषा में पढ़ लिख सकते हैं या बोल और समझ सकते हैं, ऐसी जगह को हम कहते हैं बहुभाषिकता वाली जगह। तो ये जो बहुभाषिकता जो है वो एक भाषिक स्थिति है, भाषा की स्थिति है, जबकि इसे प्रयोग करने वाला बहुभाषिक भाषा प्रयोक्ता होता है जो इसे प्रयोग करता है। तो आप आसानी से समझ रहे हैं हम किसके बारे में बात करें, इंडिया, भारत के बारे में, बिल्कुल, क्योंकि यहीं पर तो बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, तो बहुभाषिकता कहाँ पर है, भारत में है। तो ये क्या होता है आपने समझ लिया, इसका महत्व देख लेते हैं। यहाँ पर महत्व ये हो जाएगा कि सभी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। बोलना कौशल का विकास होगा, क्योंकि जब आज़ादी मिल जाती है ना अपनी भाषा में बोलने की, तो जो बोलना कौशल है वो अपने आप ही बाहर आता है। प्रत्येक भाषा को सम्मान मिलेगा। भाषाई विविधता को शिक्षण विधियों में प्रयोग किया जा सकता है। बहुभाषिकता हमारी पहचान और अस्मिता को भी निर्धारण देती है। अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, ज्ञान का विस्तार होता है और व्यापक साहित्य भी मिलता है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा भाषाएं जानेंगे साथ ही साथ उस भाषा का साहित्य भी जानेंगे। जैसे इंडिया में हम हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथिली भी पढ़ते हैं, तो फिर अगर हम मैथिली पढ़ रहे हैं, मैथिली भाषा अगर हमें आ गई, तो फिर हम मैथिली का साहित्य भी पढ़ेंगे ना, मैथिली भाषा में कौन कौन लेखक हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, उस भाषा की कहानियां, उस भाषा में भी रामायण लिखी है उसे भी पढ़ेंगे, तो साहित्य भी हमारा बढ़ जाता है और ज्ञान भी। आगे चलते हैं, भारतीय शिक्षा नीति में भाषा का स्थान। यहाँ पर हमें जो मेन चीज है वो है त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना और क्रियान्वयन, कि त्रिभाषा सूत्र क्या था और इसको कैसे लागू किया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग की। 1956 में केंद्रीय शिक्षा और सलाहकार बोर्ड यानी कि CABE, केब बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके द्वारा जो है भाषा संबंधी समस्या का विचार किया गया और समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि हमारा देश कैसा था, बहुभाषिकता वाला, अभी हमने पढ़ा, तो एक तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा था कि हम कैसे जो है अपनी शिक्षा में भाषाओं को लाएं। तो क्या हुआ कि केब ने 1956 में बताया कि हम त्रिभाषा सूत्र लाएंगे।
अब ये क्या था, 3 भाषाओं पर बल दिया जा रहा था यहाँ पर, इसीलिए इसे कहते हैं त्रिभाषा सूत्र या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। पहली भाषा जो होगी वो तो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी, जहां से भी बच्चा आया है उसकी वो अपनी भाषा। सेकंड भाषा वो हिंदी होगी, लेकिन उन राज्यों में जहां पर आधुनिक हिंदी भाषी राज्यों में जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर ना दूसरी अन्य भाषा होगी, कोई भी विदेशी भाषा, इंग्लिश मान लो। और जहां पर तीसरी होगी संघटी भाषा हिंदी, यानी कि हिंदी पढ़नी है, कंपलसरी हो जाएगी। और जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है फिर वहां पे तो हिंदी बोली ही जाएगी, और साथ ही साथ क्या होगी, अंग्रेजी भी आएगी और साथ ही साथ मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी आएगी। तो तीनों भाषा आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं, 3 भाषाएं याद रखो, क्षेत्रीय भाषा, एक संघटी भाषा हिंदी और दूसरी विदेशी भाषा जो है अंग्रेजी। इन 3 भाषाओं पर ही बल दिया गया। अब क्या हुआ, 1962 में मुख्यमंत्रियों ने इस सम्मेलन में क्या किया, एक सम्मेलन हुआ मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का हर राज्य के, और उन्होंने स्वीकृति दे दी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जटिलता के कारण ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो ठीक से काम नहीं किया। इसके बुनियादी सिद्धांत पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 जो हमारे फॉर्मूले हैं 3 लैंग्वेज के, कि सरकारी भाषा के रूप में हिंदी का महत्व किया जाएगा। अंग्रेजी का क्रियाशील ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी आरंभ करने का स्तर जो है वो डिसाइड होना चाहिए। ऐच्छिक आधार पर आप अन्य भाषाएं भी पढ़ सकते हो, जैसा कि आप लैंग्वेज कोर्स बाद में कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मैं जो है आपको नोट्स दे रही हूँ, आपको इन्हीं चीजों को खोल कर जो है अपना आंसर जो है वो रेडी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा का पाठ्यक्रम, स्वरूप और अपेक्षाएं। लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा है कि जो हमारा 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क था, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं 2005, इसमें से जो ना सीटेट में 100% क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। लेकिन जो ये हमारा हिंदी में टॉपिक है वो है भाषा का पाठ्यक्रम। हम सिर्फ भाषा की बात करेंगे कि 2005 में जो पाठ्यचर्या लाई गई उसके अंदर भाषा के लिए क्या क्या कहा गया है। तो देख लीजिए क्या क्या कहा गया है, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने आंसर दे दिए हैं आपको। पहली चीज इन्होंने बोली है 2005 में जो फ्रेमवर्क आया है वहां पर भाषा के बारे में, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषिकता निहित है। मतलब वो बल देता है बहुभाषिकता पर, और देना भी चाहिए क्योंकि हमारा देश ही बहुभाषिक है। सेकंड थिंग, घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए, बिल्कुल, कि जो घर की भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, वो 3 लैंग्वेज में भी तो था, उसको हमें बल देना है। थर्ड, घरेलू भाषा को सम्मान दो। अगर बच्चा अपनी घरेलू भाषा बोल रहा है क्लास में तो उसको डांटना या प्रताड़ित नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है और अदर लैंग्वेज भी उसको सिखानी है। फोर्थ थिंग है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा देना पर्याप्त होगा। जो ये अभी हमारा नया जो आया है ना, अभी शिक्षा नीति आई है, उसमें भी ये बात बोली रही है, लेकिन अभी हालांकि वो लागू नहीं हुई है, इसलिए हम 2005 वाला ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। त्रिभाषा पर इन्होंने बल दिया, बिल्कुल। देखिए जो त्रिभाषा फॉर्मूला पहले भी लाया गया था लेकिन ठीक से काम नहीं किया, तो 2005 में दोबारा से इन्होंने बोला कि हाँ भाई इस पे काम करो। उसके बाद आवश्यकता अनुसार भाषाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर आवश्यकता है तो आप विदेशी भाषाओं को भी पढ़ो। संस्कृत भाषा का अध्ययन भी आवश्यक है ताकि उसको भी बचाया रख सके, क्योंकि हमारी सारा साहित्य जो है पुराना और संस्कृति संस्कृत में ही है। उच्च स्तरों पर शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं को परिचय में लाया जा सकता है। तो हमारा जो 2005 का जो फ्रेमवर्क है करिकुलम का, वहां पर लैंग्वेज से रिलेटेड ये बातें बोली गई थी। तो ये सारे पॉइंट वाइज मैंने दे दिए हैं, आप इनको जो है एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम के लिए रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 1 आपका हिंदी का खत्म होता है।